इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जैक डेविस का लिखा हुआ द ड्रीमर्स को लेकर के। इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट डेटा हम लोग देखेंगे, ऑथर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, कैरेक्टर्स इस मेन क्या क्या है वो समझेंगे और फिर क्रिटिकल समरी करते हुए हम लोग चलेंगे। ओके, इस वीडियो का आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप लोग फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जैक डेविस का द्वारा लिखा गया द ड्रीमर्स एक एबोरिजिनल कम्युनिटी का, या और स्पेसिफिकली बोले तो एक एबोरिजिनल फैमिली का एक मॉडर्न अर्बन सेटिंग में कैसे वो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं उसको लेकर के, उनका स्ट्रगल को लेकर के, उसका क्राइसिस को लेकर के लिखा गया एक ये कहानी है, ये प्लॉटिंग है। ठीक है, सबसे पहले बार इसको परफॉर्म किया गया था 1973 में। बाद में फिर थोड़ा सा इसको रिवाइज किया गया 1982 में, दोबारा इसको रिवीजन के साथ फिर पब्लिश किया गया। पहली दफ़ा जब पब्लिश किया गया था तब इसमें पॉलिटिकल अंडरटोन्स था, पॉलिटिकल सिंबोलिज्म था, और बाद में 1982 में जब अगेन रिवाइज किया गया तब इसमें साइकोलॉजिकल कुछ इश्यूज इसमें डाला गया और कॉलोनियल इम्पैक्ट का भी बारे में अच्छे से लिखा गया है। ओके, और जो रिवाइज वाला है वो सबसे पहले परफॉर्म हुआ था 2 फरवरी 1982 को स्वैन रिवर स्टेज कंपनी द्वारा डॉल्फिन थिएटर में इसको परफॉर्म किया गया था, और पर्थ फेस्टिवल तब चल रहा था, उस उद्देश्य में इसको, उस ओकेशन में इसको परफॉर्म किया गया था। और जैक डेविस का द्वारा लिखा गया फेमस फर्स्ट बॉर्न ट्रिलॉजी है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती से ट्रेजेडी लिखा गया है, वो ट्रिलॉजी होगा, यानी 3 ड्रामा का संकलन। तो उसमें से सबसे पहला ड्रामा है ये द ड्रीमर्स, उसके बाद और 2 ड्रामे आते हैं, एक है नो शुगर 1985 में जो हुआ था, और एक बर्गनकिन जो 1988 में होता है। ये तीनों मिलाकर के फर्स्ट बॉर्न उनका ट्रिलॉजी। ठीक है, उसमें सबसे पहला द ड्रीमर्स। अब ये पहले क्या गया था, पहले जब इसको लिखा गया था 1973 में, तब इसमें बस एक ही एक्ट था, 1 एक्ट प्ले था, और इसमें एक दिन का बात किया गया था, मतलब एक ही दिन, सेम दिन सुबह से लेकर के शाम तक का घटना हुआ था। बाद में जब रिवाइज किया गया तब इसको 2 एक्ट प्ले बनाया गया। फर्स्ट एक्ट का नाम है बिरुक समर और दूसरा एक्ट का नाम है मोरगा विंटर। दैट मीन्स नथिंग बट कि समर से लेकर विंटर तक जो 6 महीने एक एबोरिजिनल फैमिली है, नेमली वालिच फैमिली, तो वो कैसे एक मॉडर्न सिटी लाइफ में 6 महीने गुजारते हैं, उनका क्राइसिस, ये सब चीज़ लेके यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसका आपका जो सेटिंग है दैट इज़ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, एक न्यूनगा कम्युनिटी का एक जगह है। ये न्यूनगा कम्युनिटी वही है, एबोरिजिनल कम्युनिटी, जिसमें वालिच फैमिली आते हैं, वो लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये सिंक्रेटिक थिएटर का अंडर में आता है। सिंक्रेटिक थिएटर का मतलब होता है ऐसा एक प्ले जहां पे आप जो कंटेम्प्ररी मॉडर्न ड्रामेटिक टेक्निक से वेस्टर्न वो भी अपनाओ, प्लस जो आप ट्रेडिशनल टेक्निक्स है, जैसे कि आपका या थीमेटिक हो गया, या कहो तो जो कल्चरल हो जाता है ना, डांस हो गया, मिमिक्री हो गया, सॉन्ग्स हो गया, जो रिचुअलिस्टिक हो जाता है, जो कोई कॉम का, कोई कम्युनिटी का परिचय को दर्शाता है, वो सब चीज़ का संमिश्रण। तो यहाँ आपको मॉडर्न टेक्निक्स भी मिल जाएंगे और एंशिएंट ट्रेडिशनल डांस, मिमिक्री, ठीक है, सॉन्ग्स, फिर फोक टेल आप कह लो, सब चीज़ का संमिश्रण मिलके होगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक ड्रामा है। आइए अब इससे कैरेक्टर समझ लेते हैं। इसके कैरेक्टर से सबसे मेन जो कैरेक्टर है दैट इज़ वोरू। ये एक ओल्ड एबोरिजिनल है। एबोरिजिनल इन द सेंस कि नेटिव वासन, जैसे हम लोग कोई भी जगह का जो नेटिव एकदम सबसे पहला वासिंदा रहता है उसको हम लोग एबोरिजिनल कहते हैं। ठीक है, तो वो है वोरू, एक ओल्ड कैरेक्टर। फिर वोरू का जो नीस है दैट इज़ डॉली। डॉली का 3 संतान है। एक है उसके 14 साल का बेटी दैट्स मीना, फिर उसका 12 साल का बेटा शेन, और उसका 18 साल का बेटा पीटर। फिर आता है डॉली का जो हस्बैंड दैट इज रॉय, और ये हो गया मेन फैमिली या मेन कैरेक्टर कह लीजिए। बाद में सेकेंड एक्ट में 2 और एक्सटेंडेड कैरेक्टर आते हैं। एक है आपके एली दैट इज कजन, और फिर डैरन भी आपका एक आता है, वो एक वाइट बॉय है, इन द सेंस मतलब यूरोपियन प्रोजेनी का वो है, 12 साल का लगभग उसका उम्र होगा। तो ये सब है मेन कैरेक्टर। अब आइए हम लोग समरी को समझते हुए चलते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या थीम्स आया है, थीम बेस्ड हम लोग समरी समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे किस चीज़ का जिक्र आता है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे एक मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन सेटिंग में, जहाँ पे जॉब नहीं है, जहाँ पे फाइनेंशियल हालत जो है वो खस्ता पड़ा हुआ है, चारों तरफ सब चीज़ ब्रेक डाउन का हालात में चल रहा है। अब ये एबोरिजिनल कम्युनिटी का जो एक इथोस होता है वो होता ही है कि वर्क बेस्ड, वहाँ वो लोग का जो मैस्कुलिन फिगर होता है ना, वो वहाँ का जो
मैस्कुलिनिटी होता है वो डिसाइडेड ही होता है वर्क का बेस में कि आप कितना काम कर सकते हो, आप कितना सोसाइटी को दे सकते हो, आपका प्रोडक्टिविटी कितना है, उसके ऊपर आपका वर्क डिसाइडेड होता है। अब जैसे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है तो कोई काम नहीं, बिना कोई काम का, प्रोडक्टिविटी का बिना क्या होता है कि ये जो एबोरिजिनल फैमिली है या मेंबर्स हैं, इनके मेल्स का, इनके पुरुषों का जो वर्थ है, जो सेल्फ एस्टीम है, वो भी घटता जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से इसको इमैस्कुलेशन के तौर पे रिप्रेजेंटेशन किया गया है कि वो लोग का पुरुषत्व, ये वो लोग का जो मैस्कुलिनिटी है वो घट जा रहा, वो लोग का जो एक तरीके से जज्बा है वो घट जा रहा। ठीक है, क्योंकि एक तो वोरू जो है वो ओल्ड है, सिक है, रॉय जो है उसके पास काम नहीं है, पीटर तो यहाँ तक कि अरेस्ट हो चुका है जॉय राइडिंग की वजह से, और एली क्या करता है, वो आदमी को उल्लू बना करके पैसा लूटता है। तो मतलब ढंग का फिक्स्ड इनकम किसी के पास नहीं है। और यहाँ तक कि एक सीन में ये भी दिखाया जाता है कि रॉय का साथ उसका जो वाइफ है डॉली, उसका थोड़ा बाद विसंगवाद हो जाता है कि वो सिगरेट को तोड़ करके उसमें से टोबैको निकालता है कि उसको बेचेगा, और फिर वो अपना वाइफ से पैसा भी मांगती है कि थोड़ा सा मुझे सिगरेट चाहिए, पैसा दो। तो फिर उसका वाइफ बोलती है एक काम करो ना, अपने जॉब ढूंढो, जितना मर्जी उतना खाना। फिर वो बोलते हैं अरे ये सब छोटा मोटा मामला मत झगड़ो, 40 सेंट का तो बस बात है। तो इससे आपको पता चलता है कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी कितना बड़ा एक रोल प्ले करता है। नेक्स्ट उसी का रिपरकशन के तौर पे आता है वायलेंस। देखिए, जैसे ही आप अनएम्प्लॉयमेंट होंगे, घर में बैठे रहेंगे, आपका नॉर्मल जो टेंडेंसी है, मैस्कुलिनिटी है, वो नहीं रहेगा, तो आप डिप्रेशन में आ जाओगे। कहीं ना कहीं तरीके से उस चीज को आप निकालोगे तो वो कैसे निकलेगा, वो ड्रंकनेस का थ्रू निकलेगा, वो वायलेंस का थ्रू निकलेगा, वो इंडोलेंस का थ्रू निकलेगा। ठीक है, कई तरीके का उसका होता है, सारा इस ड्रामा में दिखाया जाता है। सबसे पहले वायलेंस, वायलेंस आपको खास करके दिखेगा कि ये जो रॉबर्ट है, रॉबर्ट कजिन, उसका साथ एली, ठीक है, इसका दोनों का हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ में झगड़ा झमेला होना चलता है। जैसे रॉबर्ट एक बार नोआ का घटना बता रहा था कि जो बिब्लिकल मिथ है, नोआ जैसे प्लावन के टाइम में आए थे, फ्लड ग्रेट डिल्यूज के टाइम में, तो वो सिर्फ एक फेथ का ऊपर है, वो फैक्ट नहीं है, ये समझाने का कोशिश कर रहा। तो एली क्या किया, एली ने उसका उंगली ट्विस्ट कर दिया, बोला कि तुम्हें हमने समझाया है ना बार बार ये सब चीज़ों में बात मत किया करो, क्यों कर रहे हो। फिर एक कार्ड गेम का दौरान एली ने चीटिंग किया था, तो पीटर ने उसको क्या किया, सॉरी पीटर नहीं, रॉबर्ट ने फिर उसको मार दिया, थप्पड़ मार दिया। ये सब चीज़ होता रहता। फिर एक जगह पीटर मना कर देता है, जब सब कोई उसको वाइन लाने के लिए बोलते हैं तो पीटर बोलते हैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि पिछला दिन मुझे बाहर से धक्के मार के निकाल दिया गया था। तो वायलेंस हर जगह से यहाँ मिलेगा आपको, विद इन फैमिली वायलेंस मिलेगा और सोसाइटल वायलेंस भी मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्या पॉइंट आ जाता है, इंडोलेंस। इंडोलेंस यानी आपका लेजीनेस, लेथार्जी, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो क्योंकि ऑलरेडी इमैस्कुलेशन हो चुका है एबोरिजिनल कम्युनिटी का, उनका जो ताकत था, जो मैस्कुलिन था, जो प्रोडक्टिविटी था, वो जॉब ना रहने का वजह से, काम ना कर करके वो थक गए हैं, उनका एक जो प्रेस्टीज था, उनका जो मेन इथॉस था वो मर गया है। तो अब क्या हो गया है, अब चारों तरफ इंडोलेंट छा गया है। जैसे रॉय खास करके इंडोलेंट हो गया है, वो जॉबलेस हो गया है, लेकिन उसका कोई उतना खास प्रयास नहीं है कि जाके मैं कुछ काम करूं, मेरे बच्चे हैं, संसार है, उसको देखना है। ठीक है, तो डॉली उसको एक बार अक्यूज भी करती है कि बस तुम्हारे ही वजह से, तुम अगर थोड़ा सा काम काजू होते, अपने लेजीनेस को छोड़ दे, तो शायद हम लोग का घर में भी आज नया फर्नीचर होता। ये तो एक बैक ऑफ द टाइम हो गया। अगर आप ग्रेटर सोशल लेवल में देखें तो पूरा सोसाइटी एक तरीके से इंडोलेंट हो गया है। क्यों, क्योंकि जो एबोरिजिनल कम्युनिटी का जो पावर था, ठीक है, उनका जो प्राइड था, उसको सक अप कर लिया है कॉलोनियलिज्म ने। ठीक है, जैसे ही कॉलोनियल मास्टर्स आते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, रिसोर्सेज को निचोड़ते हैं, और वहां का आदमी का जो मनोबल है, जो मेन उनका सोशल कंस्ट्रक्ट है, उसको तोड़ देते हैं, ताकि वो लोग अपने जो सब चीज़ में वो लोग प्राइड करते थे, जो सब उनका मतलब गर्व करने वाला विषय था, उसमें वो लोग को छोटा लगने लगे, उसको वो लोग अंडर एस्टिमेट करने लगे, और कॉलोनियल जो मास्टर हैं उन्हीं का दिखाया हुआ आदर्श को में वो लोग खुद को ढलने लगे। तो ये सारा चीज़ हुआ है इस ड्रामे में। फिर इंप्रिजनमेंट भी आ जाता है, जाहिर सा बात है, अगर ड्रंकनेस रहेगा, वायलेंस रहेगा, तो इंप्रिजनमेंट भी तो आएगा ना। और यहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है कि सारे के सारे जो मेल कैरेक्टर है, पुरुष है, वो कभी ना कभी जेल जा चुके हैं, कभी ना कभी कैद हो चुके हैं, और इस चीज़ को वो कोई तवज्जो भी नहीं देते। एक तरीके से ये उनके लिए खेल है, मामूली सा बात है। वो दोनों एक दूसरे से मतलब आपस में बात करते हैं, अरे तुम के जेल में नहीं गए आज तक, कैसे बात हो यार, ठीक है, या जेल में चलो एक आध दिन तो मेरे जाना तो हो ही जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप ये सोचिए, एक बार पीटर को एक कोई झमेला का वजह से वो जेल में चल गया था, तो फिर डॉली से पूछा गया कि पीटर कैसा है, तो डॉली बोलती है हाँ बढ़िया है और मोटा गया है। आप बताइए, जेल में कोई मोटाता है? तो यहीं से पता चलता है कि इंप्रिजनमेंट ये लोग के लिए कोई इशू है ही नहीं। ठीक है, वहां पे वो लोग और बढ़िया से रहते हैं।
अच्छा, फिर जो आ गया ड्रंकननेस या अल्कोहल ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा पैमाने में ये पाया गया था कि क्योंकि एक तो आदमी के पास मतलब काम नहीं है, कुछ करने को नहीं है, बट बैठे बैठे सबसे ज़्यादा वो जो चीज़ में मतलब ऑब्सेस्ड हो गया, दैट इज़ अल्कोहल। ये भी एक कॉलोनियल टूल समझ सकते हो कि अल्कोहल के द्वारा सब कोई का जो वर्किंग स्पिरिट है उसको नष्ट कर दो और सबको मन को मतलब नशा में आसक्त करके उसको डोरमेंट करके रख दो, ताकि ये लोग अपने कुछ काम करने या अपना इथोस को, अपना कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए कोई सोच ला ही नहीं सके, दिन भर बस पिए और पड़े रहे। ठीक है, जब सोशल सर्विस का चेक आता है, इन द सेंस ये एबोरिजिनल फैमिली को एक सोशल सर्विस का तरफ से एक कोई मतलब इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से एक चेक मिलता है, मंथली एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, तो जैसे ही वो आता है हर मंथ का आखिर में, तो सब उड़ा देते हैं किसमें, मतलब वाइन खरीदने में। ठीक है, यहाँ तक कि डॉली ने एक दिन रॉय को दिया था, उस अपना हस्बैंड को कुछ पैसा दिया था कि ये लो कुछ पैसे बच्चों को खिला देना। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे तो भूखे रह जाते हैं, पापा उनका वाइन पी करके टुल हो जाता है। और उसने एक बार कोशिश भी किया था कि प्रोटेस्ट करने का कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो, लेकिन कोई वो लोग बात नहीं सुनता है। बोरू वो जो ओल्ड एंड सिक है, उसका तो एक बार इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गया तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल से आ गया, थोड़ा सा ठीक हुआ, फिर से उसने अपना वाइन पीना शुरू कर दिया। तो ये एक तरीके का मेंटल ऑब्सेशन है जिससे वो लोग निकल नहीं पा रहे हैं। अब एक जो और आपका आ जाता है टॉपिक, दैट इज फेमिनिन मैस्कुलिनिटी, जिसको हम लोग इमैस्कुलेशन बोल रहे थे कि नहीं, जो मैस्कुलिनिटी या जो पावर है, जो इंपॉर्टेंस है मेल फिगर का, जो अथॉरिटी है, वो एब्सेंट हो जाना। और क्यों नहीं होगा, आप सोसाइटी का फ्रेमवर्क को देखो ना, एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, और उसमें भी आधा टाइम आदमी प्रिजन में चल जा रहा। तो एक फैमिली में जो फादर फिगर है, जो मेल गार्जियंस है, वो तो एब्सेंट है कंप्लीटली। तो उनकी जगह में पूरा दायभार कौन संभाल रहा है, घर की महिलाएं, माँ बहन, ये सब कोई पुरुषों का भी काम अपने कंधे में लेके कर रहे, तो दे आर एक्टिंग लाइक द मेल फिगर्स। ओके, दैट इज वाई यहाँ पे फेमिनिन मैस्कुलिनिटी कहा गया है। ठीक है, बिकॉज मदर्स आर द रियल हीरोज हेयर। आप देख लीजिए इस फैमिली में भी डॉली और मीना, ये दोनों जो है, यही दोनों मैक्सिमम सारा काम करते, सबसे ज़्यादा तो डॉली काम करती है। ठीक है, दिन भर वो संसार का भी काम संभालती है और बाहर का भी कुछ देखती है। मीना भी उसका माँ का हेल्प कर देती है, और उसका सबकॉन्शियस में भी ये चीज़ घुस गया है, क्योंकि मीना जब अपना बॉयफ्रेंड के बारे में बोलती है तो डॉली उसको बोलती है कि तुम रॉबर्ट के तरह किसी को वो अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं ले लेते। तो मीना बोलती है कि अरे रॉबर्ट मेरा कजिन, आप क्या बात कर रहे हो। तो बोलती है नहीं, मैं रॉबर्ट का बात नहीं कर रहा, रॉबर्ट का जैसा किसी का, देखो उसके पास अच्छा जॉब है, अच्छा कार है। तो एक तरीके से ये मटेरियल पोजेशन या फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनको अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज द एनवायरनमेंट इज सच, है ना। फिर एक पॉइंट आ जाता है, दैट इज कल्चरल एमनेशिया, इन द सेंस कि अपने कल्चर को भूल जाना। ये ही तो कॉलोनियलिज्म ये भी एक टारगेट करता है कि जिसके ऊपर मैं राज करना चाहता हूं उसको अपना कल्चर भुला दूं, उसको अपना कल्चर को हेट करना सिखा दूं, ताकि मैं जो सिखाऊंगा, मैं जो थोपूंगा, वही वो लोग सच मानेंगे। ये बहुत बड़ा एक कॉलोनियल टूल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ड्रामा में भी सेम चीज हुआ है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, मीना यानी डॉली की जो बेटी है, उसको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है एबोरिजिनल्स के बारे में, एबोरिजिनल्स का कल्चर के बारे में। तो उसको खुद नहीं पता कि उसका कल्चर क्या है। वो खुद भी तो एबोरिजिनल फैमिली से बिलोंग करती है ना, लेकिन चारों तरफ कॉलोनियल एजुकेशन, कॉलोनियल कल्चर इतना ज़्यादा फैल गया है कि उसको अपना रूट कल्चर से ही कोई अब और टान नहीं रहा, कोई लिंक नहीं रहा। उसको बाहर से सर्च करके, पता करके एबोरिजिनल के बारे में प्रोजेक्ट लिखना पड़ रहा है। इस बात में वोरू भी काफ़ी खेद व्यक्त करता है कि आजकल चारों तरफ जितनी भी जनरेशन्स दिख रहे हैं, सब हाफ ब्लडेड है। हाफ ब्लड इन द सेंस और कोई प्योर एबोरिजिनल ब्लड नहीं रहा, सब वाइट ब्लड उसमें मिक्सड हो चुका है, वो मतलब पोल्यूटेड हो चुका है, वो एक तरह से उसका प्योरिटी खत्म हो चुका है। ठीक है, और इस तरीके से आप एक देख भी सकते हो कि सब कोई मतलब मर्द जो लोग हैं वो तो अपना कल्चरल चीज़ भूल ही गए, अपने इथोस भूल ही गए। एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो एकदम वाइन पी रहे हैं, सब चीज़ काम वाम नहीं कर रहे। लड़की भी, जहाँ मीना भी एक बार बोलती है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई छोड़ करके मैं कुछ काम काज कर लूँ, कुछ पैसे आ जाएंगे। तो सब तरीके से कल्चर को तबाह करके रख दिया गया है। ठीक है, और आखिर में जब ये प्ले एंड होता है आपका बोरू का डेथ का साथ, तो बोरू का डेथ का बाद जो एक एपिटैफ, एपिटैफ मतलब कबर के ऊपर कोई चीज़, इंस्क्रिप्शन जो उसका मेमोरी में, मेमोरी ऑफ द डेड मैन या डेड वुमन के मेमोरी में लिखा जाता है, उसको एपिटैफ कहते हैं।
तो डॉली ने वोरू का ग्रेव के ऊपर जो एपिटाफ लिखा था उसी के साथ ये प्ले एंड होता है। कितना बढ़िया एपिटाफ है, इसे आप सम अप भी कर सकते हैं पूरा प्ले कहना क्या चाहता है। आई विल लेट यू ड्रीम, ड्रीम एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ अ चाइल्ड एंड अ मैन इन सितंबर, ऑफ हील्स एंड स्टार्स एंड द रिवर्स बेंड, एलिस दिस इज ऑल टू रिमेंबर। यानी जितना भी उसका कल्चर का, न्यूनगा कम्युनिटी का, न्यूनगा कल्चर का पार्ट था, जो एबोरिजिनल इथोस हुआ करता था, ठीक है, वो क्या हो गया। चाहे आप नेचर का बात कर लो, चाहे आप सोसाइटी का बात कर लो, चाहे आप फाइनेंशियल सोशियो पॉलिटिकल अवेयरनेस का बात कर लो, चाहे आप रिलीजियन का बात कर लो, हर चीज़ में अब बस वो एक मेमोरी बन करके रह गया है। आप हील बोलो, स्टार बोलो, रिवर बोलो, या चाइल्ड और मैन बोलो, जो एक नेचर का साथ जो ह्यूमन का एक कनेक्शन था एबोरिजिनल कम्युनिटी में, ये भी एक बहुत मायने रखता है। आप देखेंगे वो लोग स्पिरिट्स में और नेचर में काफ़ी बिलीव रखते हैं, और इसीलिए नेचर के साथ उनका लाइफस्टाइल जुड़ा होता है, सस्टेनेबल होता है और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी होता है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन का वजह से वो सब तबाह हो गया, और ये सब बस एक रिमेम्बरेंस होकर रह गया, मेमोरी बन के रह गया। यही खेल है, यही दुख है, ठीक है। तो ये था पूरा एक समरी क्रिटिकल एनालिसिस, ताकि आपको थीम का भी पता चल जाए। आशा करें आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक खबर पहुंच जाए। और ऐसे ही और भी हेल्पफुल वीडियो, चाहे वो पोइट्री, प्रोज, ड्रामा, नॉवल, कुछ कोई भी चीज़ के ऊपर आपको चाहिए वो प्लीज़ कॉमेंट डाउन कर दीजिए वो टॉपिक, हम लोग उसमें जल्द से जल्द वीडियो डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज स्टे ट्यून्ड।